मिशन सीजीपीएससी प्री के तहत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। हम जानते हैं कि आजकल सीजीपीएससी और सीजीव्यापम दोनों का पैटर्न ही चेंज हो रहा है। आजकल कुट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमको जो भारतीय संविधान की अवधारणात्मक समझ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा अवधारणा क्लियर नहीं होगा, तब तक हम क्या कर पाएंगे, उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक प्रयास करेंगे कि आपको भारतीय संविधान की उन अवधारणाओं से परिचित करा दिया जाए जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सीजीपीएससी प्री या सीजीव्यापम में कोई भी कुट वाला क्वेश्चन है आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। अब प्रस्तावना के विषय में क्यों सबसे पहले अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि जब हम कोई बुक खरीदते हैं तो या कोई फिल्म देखने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, पहले हम ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर देखने के बाद हम अनुमान लगाते हैं कि फिल्म अच्छा होगा कि बुरा होगा। फिर उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि सिनेमा हॉल में जाके या नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो किसी में भी क्या करते हैं, उस फिल्म को हम पूरा करते हैं। तो उसी तरह से जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का ट्रेलर है। तो प्रस्तावना को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भारतीय संविधान को नहीं समझ सकते। इसीलिए जो बड़े बड़े जो संविधान विद हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ना। और ये बाद में जो केशवानंद भारती वाला मुकदमा आया उसमें ये भी बोल दिया गया कि यह भारतीय संविधान का भाग है। तो इसलिए हम आज शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना को। तो पहले प्रस्तावना को समझने से पहले हमें प्रस्तावना को एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि प्रस्तावना बोलना क्या चाहता है और प्रस्तावना से हमें क्या क्या पता चलता है और क्यों प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है या के मुंशी के शब्दों में जन्म कुंडली कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन जो लिखा है, हम भारत के लोग। तो ये हम भारत के जो लोग हैं ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सारे चीज़ों को बनाने का श्रेय किसको जाता है, इसे प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में ये प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। और ये जो प्रस्तावना था वो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। तो अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी रचना की तो उन्होंने विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसके एक्सट्रैक्ट को प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया। और यही बाद में हमारे संविधान के निर्माण का क्या बना? आधार बना। तो इस जो हमको नज़र आ रहा है, जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल हमको नज़र आ रहा है, इसमें कई संविधानों की छाप हमें नज़र आती है। तो जैसे कि हम भारत के जो लोग हैं, इसमें जो वी द पीपल वाला जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ये जो समाजवादी हमको नज़र आएगा, इसको हालांकि बाद में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन ये समाजवादी शब्द कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है यूएसएसआर के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है ना। उसी तरह से हमको जो नज़र जो आता है, स्वतंत्रता नज़र आता है, ये समानता जो नज़र आता है, इसके अलावा ये जो बंधुत्व नज़र जो आता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रेरित है फ्रांस की क्रांति से। हम अच्छे से जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति का लोगो क्या था या मोटो क्या था? उस क्रांति का मोटो था कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करना। तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है क्या? हमारा प्रस्तावना। अगर कभी डीप में क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में किन देशों के संविधान की छाप है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका के संविधान की छाप है, ग्रेट ब्रिटेन में जो मूल अधिकार वाले जो भावना थी वो प्रचलित, उसकी छाप है, फ्रांस की क्रांति की छाप है, और बाद में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था उसमें सोवियत संघ की छाप है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता,
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में क्या इंपॉर्टेंट रखा गया, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब हमने इस प्रस्तावना को पढ़ा तो इस प्रस्तावना से हमको क्या क्या पता चला, तो उसको भी देखते हैं। प्रस्तावना से हमको 4 चीज़ें पता चली। कौन कौन सी 4 चीज़ें पता चली? पहला तो ये संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा चीज़ क्या पता चला कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, तीसरा चीज़ क्या पता चला कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और चौथा चीज़ क्या पता चला कि संविधान को बनाया कब गया, निर्मित कब किया गया। तो संविधान का जो स्रोत है वो कौन है, तो ये कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है प्रस्तावना के पहले लाइन से, जिसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। मतलब यहाँ पे संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? यहाँ पे संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के आम लोग हैं। आप हैं, मैं हूँ, इस तरह से आम लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण कराया है। तो इस तरह से संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान की शक्ति का स्रोत आप और मैं हैं, मतलब आम लोग हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जो दूसरा चीज़ हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति, मतलब भारत की शासन की प्रकृति क्या होगी, भारत के शासन का उद्देश्य नेचर क्या होगा, ये कहाँ से पता चलता है? ये भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति के अंतर्गत। चलिए अब आगे देखते हैं, राज्य व्यवस्था की प्रकृति से हमें क्या क्या पता चलता है। तो इससे हमें 5 चीज़ें पता चलती हैं। कितनी चीज़ पता चलती हैं? 5 चीज़ें कि जो भारत देश जो होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहली प्रकृति तो ये होगी कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, इसका मतलब क्या कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। हमको किसी भी विदेशी शक्ति से सलाह लेने की या एडवाइस लेने की हमको ज़रूरत नहीं होगी। अभी आपने देखा कि भारत ने S-400 खरीदा है, किससे? S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, किससे? रशिया से। तो इसके लिए जो USA था वो काफ़ी इसके लिए अगेंस्ट था कि हमको S-400 जो है रशिया से नहीं लेना चाहिए था। उसके बावजूद भी हमने क्या किया, उसके बावजूद भी हमने S-400 कहाँ से खरीदा? S-400 उसके बावजूद भी हमने रशिया से खरीदा, है ना। कहाँ से खरीदा भाई? हमने रशिया से खरीदा। किसके ऑब्जेक्शन के बावजूद? अमेरिका के ऑब्जेक्शन के बावजूद। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई हम अपनी विदेश नीति को अपने हिसाब से चला सकते हैं, हम अपनी आंतरिक नीति को अपने हिसाब से चला सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये संभव क्यों हुआ? ये संभव ये इसलिए हुआ क्योंकि हम कैसे राष्ट्र हैं? हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। मतलब अपने डिसीजन स्वयं लेने के लिए हम क्या हैं? सक्षम हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या पता चलता है कि भारत कैसा राष्ट्र होगा? दूसरा चीज़ ये पता चलता है कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र होगा। समाजवादी राष्ट्र का मतलब क्या होगा? समाजवादी राष्ट्र का मतलब ये होगा कि यहाँ पर उत्पादन और वितरण के जो साधन उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। हालांकि यहाँ पे निजी क्षेत्र को भी अनुमति प्रदान किया गया है, और अभी हाल के वर्षों में मतलब 91 के बाद जब हमारे पास नई आर्थिक नीति आई तब से निजीकरण बढ़ता जा रहा है। परंतु इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ऐसा नहीं कि हम निजी क्षेत्र के हाथों में अगर हम किसी चीज़ों को सौंपते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें लोगों के हित की कोई चिंता नहीं होगी। हमें लोगों के हित की भी चिंता है, परंतु हम क्या कर रहे हैं? निजी क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टर के साथ अनुमति देते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य इसके बावजूद भी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। किसके साथ मिलके? लोकतंत्र के साथ मिलके। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ जो 1982 का मामला था उसमें स्पष्ट किया है कि जो भारतीय समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है। फिर आगे देखते हैं, तीसरा चीज़ क्या पता चलता है? तीसरा चीज़ ये पता चलता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का 2 मतलब हुआ। पहला तो ये भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो क्या लिखता है? वो लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है वो क्या है? इस्लाम है। लेकिन भारत का कोई धर्म है क्या? नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है।
तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या पता चला पंथ निरपेक्ष से? पंथ निरपेक्ष से हमें ये पता चला कि भारत का अगर कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है तो यहाँ के लोगों को क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। लोग अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? लोग अपनी मर्जी से जिस धर्म का पालन करना चाहें उस धर्म को क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। और यहाँ तक कि हमको किसकी स्वतंत्रता मिली? अंतःकरण स्वतंत्रता मिली है। भले ही हम किसी धर्म विशेष को मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म विशेष के किसी लोगों को मानना है, चिन्ह को मानना है, किसी सेंट को मानना है, तो हम मानने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, हम मान सकते हैं। ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है हमको पंथ निरपेक्षता से। और पंथ निरपेक्षता शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है? प्रस्तावना में। लेकिन इस शब्द को किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कहाँ कब आया था? 1976 में आया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा चीज़ क्या पता चलता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जनता ही क्या करती है? अपने बीच से एक प्रतिनिधि को चुनती है, और वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं, और वो जो प्रतिनिधि हैं सरकार का निर्माण करने के पश्चात जनता के लिए काम करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हमारा ग्राम पंचायत होता है, हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसमें हम डायरेक्ट जो है क्या करते हैं? शासन में भागीदारी करने का प्रयास करते हैं। ग्राम स्तर पे जो निर्णय होते हैं उसमें हम भागीदारी करते हैं, है ना। लेकिन दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन किसके लिए होता है? अप्रत्यक्ष शासन होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति शासन में भागीदारी नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति किसके माध्यम से शासन में भागीदारी करते हैं? तो ऐसे व्यक्ति शासन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करते हैं। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और हमने क्या अपनाया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। और लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। फिर आगे देखते हैं, भारत कैसे राष्ट्र है? भारत गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या है कि यहाँ का जो राज्य अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। तो यहाँ का राज्य अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जनता करती है। किसके माध्यम से करती है? जनता। जनता विधायक और सांसदों के माध्यम से क्या करती है? राष्ट्रपति का चुनाव करती है। देखिए जनता क्या चुनती है? जनता दो लोगों को चुनती है, एक चुनती है सांसद और दूसरा क्या चुनती है? विधायक। और ये लोग जाके वोट करते किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। भले ही हम अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का, लेकिन हर 5 साल के बाद क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसके माध्यम से? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इस तरह से हमने जो राष्ट्र प्रमुख है राष्ट्रपति, उसका क्या किया? हमने चुनाव किया। तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? इस प्रणाली को हम गणराज्य कहते हैं। तो भारत कैसा राष्ट्र है? गणराज्य है। फिर आप देखिए, फिर हमको प्रस्तावना से पता चलता है संविधान के उद्देश्य क्या है। तो संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? संविधान का पहला उद्देश्य ये है न्याय की स्थापना करना। कैसे न्याय की स्थापना करना? 3 प्रकार के न्याय की स्थापना करना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। अब सामाजिक न्याय का क्या मतलब हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज की मुख्य धारा से वंचित लोगों को जोड़ना, और उसको जोड़ने के लिए हमने क्या माध्यम बनाया? आरक्षण और अन्य तरह के माध्यम बनाया। जैसे कि यहाँ पे पहले अस्पृश्यता चलता था, लेकिन हमने सामाजिक न्याय के तहत क्या किया? आर्टिकल 17 जोड़ा, और आर्टिकल 17 जोड़ के हमने अस्पृश्यता का अंत कर दिया। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे ST/SC एक्ट बनाया, सिविल राइट्स एक्ट बनाया। तो उसका आधार कहाँ है? उसका आधार है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा गया? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, नस्ल, वंश आदि के आधार पर, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरे कौन से न्याय की बात करता है? दूसरा न्याय की बात करते हैं आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि समाज की कुल संपदा किसी छोटे से वर्ग तक सीमित नहीं रह जाए, अपितु विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर के अंतराल को कम से कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं? उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, और टैक्स की राशि से हम क्या करते हैं कि जो कल्याणकारी काम है वो करते हैं, है ना। और हम इस बात का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 वक्त की रोजी रोटी तो मिले ही मिले। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने मनरेगा चालू किया। हमारी सरकार ने क्या चालू किया? मनरेगा चालू किया। तो मनरेगा चालू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय की स्थापना करना।
उसके अलावा क्या करते हैं हम, अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से बहुत कम दरों पर, हम सस्ती दरों पर क्या करते हैं, राशन का वितरण करते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी के माध्यम से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, रेडी टू ईट सामानों का वितरण करती है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुपोषण ना हो, कुपोषण की समस्या ना बढ़े, सुपोषण की मात्रा अधिक से अधिक बढ़े। तीसरा जो न्याय है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक न्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो राजनीतिक क्रियाकलापों में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। वो चाहे तो कोई दल बना सकता है, वो जिसे चाहे उस दल को क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। तो ये कहाँ से निकल के आता है, ये निकल के आता है राजनीतिक न्याय से। और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की बात कौन करता है, ये 3 प्रकार के न्याय स्थापित करने की बात कौन करता है, 3 प्रकार के न्याय स्थापित करने की बात हमारा प्रस्तावना करता है। अब देखिए अगला लक्ष्य क्या है, अगला उद्देश्य क्या है, अगला उद्देश्य यह है कि भारत में क्या करना, लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना, है ना। ये कहाँ से लिया गया है, विचार और व्यक्ति धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करने वाली जो बात है, ये भी हमको यूके और यूएसए से लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि भाई आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कार्टून के माध्यम से भी अपने विचारों को आप रख सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते हैं, अखबारों के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा चीज़ जैसे क्या जुड़ा हुआ है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब भारत का हर नागरिक जिस धर्म का पालन करना चाहे उस धर्म का पालन कर सकता है। इसके विषय में हमने आर्टिकल 25 से 28 वाले में चर्चा भी किया था और इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम मूल अधिकार वाले सेक्शन में करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारा संविधान बोलता है कि ऐसी स्वतंत्रता और ऐसी समानता का कोई मतलब नहीं अगर व्यक्ति की क्या नहीं मिले, प्रतिष्ठा और गरिमा ना मिले। तो हमारा संविधान इस बात के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से अवसर उपलब्ध कराया जाएगा कि वो प्रतिष्ठापूर्वक, गरिमापूर्ण अपने जीवन का क्या कर सकता है, यापन कर सकता है। तो इस बात को कहाँ से बोला गया है, इस बात को हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत बोला गया है। 14 से 18 में क्या बोला गया है, 14 से 18 में ये बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार मिलेगा, सब व्यक्ति के पास समान अधिकार होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, हर व्यक्ति समान होता है। फिर आगे देखते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा संविधान का मुख्य उद्देश्य यह है कि बंधुत्व की भावना का विकास करना। बंधुत्व की भावना का विकास क्यों करना जरूरी है, बंधुत्व की भावना का विकास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो अगर इनके बीच में बंधुता की भावना नहीं रहेगी तो इनके बीच में आपस में हमेशा फ्रिक्शन, लड़ाइयाँ और झगड़ा होती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या खतरा होगा, जिसकी वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि एकता और अखंडता वाला जो वर्ड है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। इस 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे संविधान के जो प्रबंध थे उसको क्या किया गया था, चेंज किया गया था, संशोधित किया गया था, है ना। अब एक चीज़ और है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, वो है स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदान किया गया है, स्वतंत्रता प्रदान किया गया। और आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या करता है, स्वतंत्रता के बारे में हमको बताता है कि हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता के तहत कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पर हम क्या कर सकते हैं, जो व्यवसाय चाहे वो व्यवसाय हम अपना सकते हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जो संगठन हम बनाना चाहें वो संगठन बना सकते हैं, सभा आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं ताकि ये स्वतंत्रता क्या हो सके, समान रूप से सबको उपलब्ध हो सके, है ना। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी संविधान ऐसा स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकता जो एकदम एब्सोल्यूट हो, मतलब एकदम पूरी तरह से जो रिस्ट्रिक्शन के बिना हो। सब संविधान में स्वतंत्रता के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन जोड़ा जाता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है जहाँ से मेरा नाक खत्म होता है वहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली, सब चीज़ें पता चली हमें भारत के संविधान से। अब देखिए अंतिम चीज़ें क्या पता चलती है, अंतिम चीज़ से पता चलता है कि भारत के संविधान को निर्मित कब किया गया। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्मित किया गया, है ना। और कब किया गया, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रम संवत 2006 में अंगीकृत किया गया। इस चीज़ को हमें याद रखना है क्योंकि CGPSC प्री में और CG व्यापक में पूछा जा चुका है कि कौन से विक्रम संवत में भारत के प्रस्तावना को
स्वीकार किया गया है। तो हमें आंसर देना पड़ेगा वो संवत कौन सा था, 2006। कौन सा संवत था, विक्रम संवत था। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, प्रस्तावना से इतनी सारी बातें हमें पता चलती है। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें और है जानने के लिए। पहला चीज़ तो ये है, क्या हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? तो उसका जवाब होगा हाँ, हम कर सकते हैं प्रस्तावना में संशोधन। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रस्तावना भी किसका भाग है, संविधान का भाग है। किसमें कहा गया है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि संविधान का भाग किस वाद में कहा गया। तो संविधान का जो वाद है वो केशवानंद भारती वाले जो केस था, उस केस में ये कहा गया कि संविधान का जो भाग है वो प्रस्तावना भी होगा। इससे पहले जो बेरूबाड़ी करके जो केस आया था, बेरूबारी करके जो केस था 1960 में जो आया था, उस केस में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये कब आया था, ये केस आया था 1960 में। 1960 में जो बेरूबारी केस था उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में 1973 में जो केशवानंद भारती करके जो केस हुआ, मुकदमा हुआ, उसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और भारत की संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया है। इस तरह से आज हमने जाना कि भारत के प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या भारत का प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है। अब अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम मूल अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।